नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है और इस कंपनी के जो स्ट्रेंथ है वो देखा जाए तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला था। कब? जब रिलायंस इस कंपनी के ऊपर एक्वायर किए थे। मतलब इस कंपनी को खरीदारी किए थे तब इस कंपनी के ऊपर बिग रैली देखने को मिला था। और अभी क्या रिलायंस उसके ऊपर है? क्या इस कंपनी का हालत क्या है? और जो लगातार गिरावट हो रहा है वो माहौल में पहले भी आपको बताया था। इस लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद मतलब ब्रेक डाउन होने के बाद आपको अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलेगा। तो वही लेवल से कंटिन्यूअसली गिरावट हो रहा है। कहाँ पे जाकर रुकेंगे वो सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। मैं बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर बना के दिया और बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूंगा। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट न्यूज इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है आलोक इंडस्ट्रीज। तो आलोक इंडस्ट्रीज जिसके नाम सुनते ही लोगों को मन में यही आ जाता है कि एक रिलायंस ग्रुप की कंपनी है। तो देखिए ऑब्वियसली इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जब बना तब इस कंपनी के ऊपर एक धमाका जैसा परफॉर्मेंस हुआ। अगर मैं इसका 5 साल के ओपन कर दूं चार्ट पैटर्न तभी आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे जो जर्नी, यहाँ पे लोअर साइड से 4 रुपया से डायरेक्ट आपको 60 रुपीज तक देखने को मिला था। ये जो जर्नी है, ये जर्नी क्यों हुआ था? क्योंकि रिलायंस ने कमेंट की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस कंपनी को शेयर खरीदारी किए थे तो इसलिए इस तरीके से जंप देखने को मिला। तो क्या सही में इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? क्या सही में इस कंपनी फ्यूचर के लिए कुछ स्टेबिलिटी दिखा सकते हैं? तो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं जो चीज आपको दिखाऊंगा, निफ्टी के ऊपर मैं आ चुका हूँ। और निफ्टी स्मॉल कैप 250 शेयर्स देखेंगे तो उनमें से आपको जिस कंपनी के बारे में देखने को मिलेगा वो है आलोक इंडस्ट्रीज। वो देखा जाए तो 52 वीक लो के आसपास रन कर रहा है। तो 52 वीक लो के आसपास रन कर रहा है इस कंपनी। और देखा जाए तो कंपनी लगातार लगातार गिरते जा रहा है और अभी फिलहाल के लिए कंपनी 11.60 रुपीज के आसपास देखने को मिला है। तो कंपनी अराउंड अराउंड 1 साल के आसपास इसका जो नेगेटिविटी है आप देखेंगे तो 22% के आसपास कंपनी ने आपको नेगेटिविटी दिया। तो क्या इस कंपनी के ऊपर मतलब कितना स्ट्रेंथ है, सबसे पहले मैं वो आपको बता दूं। तो आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ डिटेल्स दिखेगा। फर्स्ट 11 अप्रैल 2022 में कंपनी 29 रुपीज के आसपास था। मतलब 52 के हाई के आसपास था। अभी 52 के लो के आसपास कब बना? 11.60 के आसपास। इसका मतलब 52 का हाई के बाद कंपनी लो भी कर रहा है 17 फरवरी के आसपास। और कंपनी के जो डिलीवरी का रिपोर्ट है वो अब यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि लोग डिलीवरी क्यों नहीं उठा रहा है? क्योंकि कंपनी अपर सर्किट लोअर सर्किट के हिसाब से काम कर रहा है। अगर इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 5,800 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ भी अवेलेबल नहीं है। कंपनी के इनकम देखिए नेगेटिव है, वो भी 200 करोड़ के आसपास। यहाँ तक तो ठीक ठाक था। मुझे जो पॉइंट सबसे ज्यादा खतरनाक लगा वो है मार्केट कैप 5,800 करोड़ का और कंपनी का कर्जा है करीबन 25,000 करोड़ का। तो सोचिए कंपनी में कितना गड़बड़ी यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनी का ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ऑब्वियसली नेगेटिव में रहेगा। कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक है मगर प्रॉफिट ग्रोथ बिग नेगेटिव में है। कंपनी का एंटरप्राइजेस वैल्यू 30,000 है क्योंकि दूसरे कंपनी के ऊपर भी कंपनी निवेश करके रखे है। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी के आपको प्रॉफिट बीच बीच में तो प्रॉफिट दिखा मगर वो प्रॉफिट मुझे अच्छा क्यों नहीं लगा? क्योंकि देखिए सारे प्रॉफिट को एक साथ जोड़ेंगे तो एक दो बार में कंपनी जो लॉस किया वो लॉसेस के हिसाब से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो टोटली हट जाएगा। क्योंकि देखिए 3,000, 4,000, 18,000 तक लॉसेस, 2,000, 3,000 कर 1,000 करके प्रॉफिट भी हुआ और लॉसेस भी नेगेटिव में गया। साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस सीएजीआर परसेंटेज के हिसाब से देखें 3 साल 5 साल में बिग नेगेटिव है। और 5 साल में कंपनी ने प्रॉफिट किया मतलब बाकी टाइम में कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ। तो कंपनी की इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखना, आपको दिखने को मिला है क्या? पहले 2020 मार्च में कितना 6% का होल्डिंग था, उसके बाद प्रोमोटर ने पूरा का पूरा माल बेच दिया
जून क्वार्टर में पूरा का पूरा माल बेच दिया। उसके बाद देखिए डायरेक्ट 75% आपको होल्डिंग प्रोमोटर को दिखेगा। आप कहेंगे सर इतना बड़ा बड़ा तो होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, और इसका प्रोमोटर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसके पास अराउंड अराउंड 40% का होल्डिंग। तो यहाँ पे रिलायंस के पास ही 40% के आसपास होल्डिंग है। उसके बाद देखिए बाकी जो जेएम फाइनेंशियल मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसके पास 34% का होल्डिंग है। तो पूरा का पूरा रिलायंस के पास होल्डिंग नहीं है। बहुत सारे लोग गलत मतलब इंफॉर्मेशन रख के बैठे हुए हैं कि रिलायंस के पास ही पूरा का पूरा हिस्सेदारी है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। रिलायंस के पास 40% होल्डिंग है। हाँ, रिलायंस ने जब होल्डिंग उठाया है तब इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा जान आया था, मगर वो जान अभी नहीं देखने को मिला, क्योंकि उसके बाद आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इन्वेस्ट जब किया, उसके बाद देखिए तेजी कितना शानदार हुआ। डायरेक्ट आपको मतलब 4 रुपये से कंपनी 60 रुपये तक जाने देखने को मिला था। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके गिरावट, मतलब कंपनी में कुछ अंदर है ही नहीं। कितने भी बड़े प्लेयर उसको खरीदारी करे, तो उस कंपनी के अंदर अगर कुछ है ही नहीं, तो उस कंपनी कहाँ से आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस देगा, कहाँ से वो सस्टेन कर पाएंगे। देखिए अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि टाटा ग्रुप ने किसी कंपनी खरीदारी की है, रिलायंस ने किसी कंपनी को खरीदारी की है, अदानी, अंबानी, इस मतलब साथ ही साथ इस तरीके से लोगों ने जो खरीदारी की है, वो कंपनी कभी लॉसेस नहीं हो सकता। ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि ये सोचना भी गलत होगा। क्योंकि ये सोचना गलत किस लिए होगा? क्योंकि टाटा हो, रिलायंस हो, अंबानी हो, अदानी हो, ये हर बहुत सारे स्टार्टअप के ऊपर बहुत सारे मतलब रियल एस्टेट कंपनी को भी खरीदारी करके वो फिर से खड़ा करने का कोशिश करते हैं। खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो अलग बात है, क्योंकि वो कोशिश करता है। तो मेरे हिसाब से इस सारे कंपनीज के ऊपर अगर किसी भी बड़े प्लेयर्स के ऊपर हाथ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी फिर से खड़ा हो पाएंगे। खड़ा हो भी सकते हैं, ना भी हो सकते हैं। तो जेएम फाइनेंस के ऊपर सबसे ज्यादा होल्डिंग है इसका, और मतलब सबसे ज्यादा रिलायंस के पास है, उसके बाद जेएम फाइनेंस के ऊपर है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए वो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए आप मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे तो इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, देखिए मैं पहले 2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। वो है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में मुझे गड़बड़ी देखने को मिला, और कंपनी के रिटर्न के मामले में मुझे यहाँ पे भी गड़बड़ी देखने को मिला। शायद वो 5 साल में अच्छा खासा धमाका इसलिए दिया क्योंकि वो रिलायंस के कारण स्टॉक में उछाल हुआ था। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी अच्छा खासा बन चुके हैं। जिस कंपनी का सेल्स ग्रोथ डाउन है, प्रॉफिट ग्रोथ में ठीक ठाक नहीं है, साथ ही साथ इन्वेस्टर भी प्रोमोटर के बाद देखिए एफआईएस के पास कुछ होल्डिंग नहीं है, पब्लिक उसके ऊपर धमाका जैसा होल्डिंग करके रखा, तो वो एक ऑपरेटिंग स्टॉक हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना बहुत बड़ा गलती हो सकता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, आपको कुछ भी डिसीजन लेना है तो ऑब्वियसली स्मार्टली स्मार्टली डिसीजन लेना। तो आप कहेंगे सर आपका ओपिनियन क्या है? देखिए मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करता हूँ। मेरे पास पेनी स्टॉक भी है, मैं आपको खुद बता चुका हूँ, ट्राइडेंट जैसे कंपनी का शेयर मेरे पास है, और मैं उस कंपनी के ऊपर अराउंड अराउंड 5 से 7 रुपये के आसपास से खरीद के रखा हूँ। आज भी खरीद के रखा हूँ। 60 रुपीज तक गया था, आज कितना 30 टू 40 रुपीज के आसपास चल रहा है। मैं बेचा नहीं, क्योंकि उस कंपनी के ऊपर मुझे स्ट्रेंथ दिखता है, मैं उसके ऊपर होल्ड करूंगा। जिस कंपनी को स्टेन दिखता है उसके ऊपर टिके रहिए, जिस कंपनी को स्टेन नहीं दिखता है ना, उस कंपनी के ऊपर कुछ भी डिसीजन आप ले सकते हैं। देखिए मेरा कहने का मतलब है, मेरे बात सुनकर कल जाके इस कंपनी का हिस्सेदारी बेच देंगे, ऐसे भी मत करिएगा। आप एक बार रिसर्च करना, क्योंकि मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको बताया था। ये जो रेंज था ना, ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज था। मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, ये जो रेंज था ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज था। इस रेंज के नीचे जब तोड़ेगा, जब यहाँ पे वॉल्यूम हो रहा था, मैं तब सोच मतलब तब मैं कंफर्म हो गया था कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा। क्यों होगा? 2 कारण मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, क्योंकि इस तरीके से टेक्निकल चार्ट पैटर्न में आपको सिखाऊंगा। आप कहेंगे सर इसमें तो मैं सेल नहीं कर पाऊंगा। देखिए आपको इसमें सेल नहीं करना है, आपको दूसरे कोई फ्यूचर ऑप्शंस के कोई भी कंपनी मिल जाए तो वहां पे तो आप कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब कोई स्टॉक एक ही रेंज के ऊपर वॉल्यूम करते हैं और इसका वॉल्यूम भी यहाँ पे गिर जाते हैं, तो सोचना वहां पे लोग खरीदना नहीं चाहता है, लोग बेचना चाह रहे हैं। तो बेचने के लिए कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन था, उसको ब्रेक किया, उसके बाद देखिए धमाका जैसा गिरावट, और मेरे हिसाब से इस कंपनी धीरे धीरे गिरते गिरते 4 रुपया तक आएगा। तो बाद में आप देख लेना कहाँ पे आ जाता है, क्योंकि 4 रुपीज से ही यहाँ पे जम हुआ था। तो ये एक बिग मतलब सप्लाई जोन है, और सॉरी ये एक बिग डिमांड जोन है। तो इस डिमांड जोन के हिसाब से यहाँ पे एक तेजी देखने को मिल सकता है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।